जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स बिहार में। आज हमारे पास चैप्टर टेस्ट जो क्लास 9th का जो साइंस का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है ना, उस चैप्टर का जो टेस्ट हुआ है उस टेस्ट के क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये सभी को जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही है। तो आज हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। अगली वीडियो में आपकी कम परेशानी का समस्या का जो समाधान होगा, जो बन पाएगा, हम करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि तारक केंद्रक का कार्य क्या है ना। तारक केंद्रक का कार्य क्या है, पूछा है कि तारक केंद्रक का जो है वह कार्य क्या है। तो तारक केंद्रक का कार्य क्या हो जाएगा, तारक केंद्रक का कार्य है तुर्क निर्माण का। किसका? तुर्को निर्माण का, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोला है कि झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अंगक, है ना। झिल्ली से, किससे घिरा रहेगा? झिल्ली से घिरा रहेगा। झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला जो अंगक, जिसमें क्या होता है? पाचक यानी कि पाचक रसायन यानी कि पचाने वाला जो रसायन होता है या एंजाइम्स पाए जाते हैं, कहलाते हैं। तो क्या कहलाएगा? लाइसोसोम। यानी कि किसको पचाने की बात कर रही है? यह जो पचाने की बात करे रसायन को, तो किस रसायन को किसे पचाएगा यह रसायन? तो कोशिका में जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे, जैसे मान लीजिए कि कोशिका होता है, सेल होता है हमारा, तो मान लीजिए ये सेल है हमारा। इस सेल में जो है वो बहुत सारे जो अंगक है वह पाए जाते हैं, है ना। जैसे सबसे पहले तो बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है ना। फिर मान लीजिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है, यानी कि इसको राजधानी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, मान लीजिए कि वैक्यूल्स ने काम करना बंद कर दिया, या मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा बनाना बंद कर दिया, या यह भी मान सकते हैं कि न्यूक्लियस ने कंट्रोल करना बंद कर दिया, है ना। तो अगर इस प्रकार की प्रक्रिया अगर कार्य होता है तो क्या करेगा? इसमें जो लाइसोसोम आपका ये जो है, ये जो आपका लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम क्या करेगा? अपने आप को क्या करेगा? ब्लास्ट कर लेगा। अपने आप को क्या करेगा? ब्लास्ट कर लेगा, है ना। तो इसे ब्लास्ट करके क्या करेगा? इस कोशिका को ही पूरे नष्ट कर देगा, ठीक है। इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, वह नाम क्या है? आत्महत्या की थैली। इसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली भी इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, कहता है कि पादप कोशिका के चारों ओर, यानी कि चारों तरफ, पादप कोशिका जो है इसके चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? झिल्ली का मतलब क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव जो होता है परत होता है, ठीक है, उसे झिल्ली कहते हैं। तो पादप कोशिका के जो चारों ओर पाए जाने वाला झिल्ली है उसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। पूछेगा कि जो पादप कोशिका के चारों ओर पाया जाने वाला झिल्ली है वह किसका बना होता है? तो यह किसका बना हो जाएगा? तो सेल्यूलोज का। किसका? सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेल वॉल, है ना। वॉल मतलब क्या होता है? दीवार। सेल वॉल इसको कहते हैं, ठीक है। सेल का मतलब कोशिका, वॉल मतलब दीवार, यानी कि कोशिका की दीवार जो कोशिका को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? पूछा है कि निम्न में से किस कोशिका में जो है आकृति निश्चित नहीं होती है। तो इसका हो जाएगा आपका जो अमीबा होता है, अमीबा में भी आकृति निश्चित नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे अमीबा हो गया, अब अगली बार जब विखंडन होगा तो इतनी चूकी हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि इतना बड़ा हो जाए, एक बड़ा टुकड़ा हो जाए और एक छोटा टुकड़ा हो जाए, तो यह किसी भी आकार के प्रकार के रूप में यह हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि अमीबा का तो इसका भी जो आकार है वह निश्चित नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं तो इसका भी आकार निश्चित नहीं होता है। श्वेत कोशिका की बात करते हैं तो इसका भी आकार निश्चित नहीं होता, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा? सभी जो भी कोशिकाएं हैं वह शरीर पर निर्माण क्या बोलते हैं उसको, डिपेंडेंट रहता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा है तो बच्चा का कोशिका तो वो छोटा ही रहेगा, बड़ा होगा धीरे धीरे तो उसका कोशिका बड़ा होगा, विकास होगा, ढेर सारा कोशिका की संख्या भी बढ़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो आपका है राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि सबसे लंबी कोशिका कौन है? सबसे लंबी कोशिका, तो ध्यान दीजिएगा, लंबी कोशिका की बात करेगा तो सबसे लंबी कोशिका आपका क्या हो जाएगा? जिसका नाम होता है तंत्रिका कोशिका।
क्या होता है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल, यानी कि तंत्रिका कोशिका। ये कहाँ पाया जाता है, तो हमारे दिमाग में, ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन में, ब्रेन अर्थात दिमाग जो होता है, दिमाग में कौन सा कोशिका होता है, न्यूरॉन सेल होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोला कि तारक काय पाया जाता है। क्या बोला है कि तारक काय जो है वह पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाएगा तारक काय, तो तारक काय पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। तारक काय कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सेल यानी कि कोशिका, इंग्लिश में बोले तो सेल, CELL सेल होता है ना। अगर इंग्लिश में बोलेगा इसको तो क्या हो जाएगा, CELL सेल, ठीक है। यानी कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है ना। बोला है कि कोशिका यानी कि सेल जो शब्द है उससे संबंधित व्यक्ति का जो उत्पत्ति जो हुआ, यानी कि शुरुआत में जो नाम दिया जिस व्यक्ति ने, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि सबसे पहले कोशिका शब्द नाम किसने दिया, है ना। कोशिका का नाम, कोशिका सबसे पहले किसने दिया, यह भी पूछ सकता है। तो दोनों का अर्थ एक ही होगा, उत्तर हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक। एक और क्वेश्चन इसे पूछता है कि पूछेगा कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो कौन हो जाएगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। सबसे पहले इसी ने खोज की। यह भी पूछेगा कि इसने किस प्रकार की कोशिका की खोज की, तो बोल दीजिएगा मृत कोशिका के। किसका, मृत कोशिका का, यानी कि जो कोशिका का खोज किया वह कैसा कोशिका था, तो मरा हुआ, ठीक है। अगर जीवित कोशिका की बात करेगा, अगर जीवित कोशिका की बात करता है तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, हॉक। हॉक का मतलब क्या हुआ, लीवेन हॉक। क्यों, कौन था, लीवेन हॉक, ठीक है। जो मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, और जो जीवित रॉबर्ट हुक ने मृत का, और जीवित कोशिका की अगर बात करेगा तो लीवेन हॉक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसका विकास पहले हुआ, है ना। पूछ रहा है कि निम्न में से किसका विकास पहले हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। वजह जान लीजिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि जब आपके पास भोजन के लिए कुछ व्यवस्था है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा बनाना, और जब तक कि आपके पास ऊर्जा ना हो, बगैर ऊर्जा के कोई काम नहीं हो सकता है, ठीक है। चाहे किसी भी चीज़ का निर्माण करना चाहते हैं तो आपके पास ऊर्जा होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो सबसे पहले पूछेगा कि निम्न में से विकास किसका सबसे पहले हुआ कोशिका में, तो माइटोकॉन्ड्रिया का। इसने ऊर्जा बना बना करके दिया। जैसे मिस्त्री है, मिस्त्री आपके यहाँ काम करता है, उसको खाना पीना नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेगा, है ना। तो इस तरीके से जैसे होता है ना कि 2 दिन अगर उपवास रहा तो बबुआ लटुआ गया, तो इस तरीके से होता है कि जो निम्न में पूछेगा कि किसका विकास सबसे पहले हुआ, तो किसका हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रक नियंत्रित करता है, यानी कि केंद्रक जो है वह किसको नियंत्रित करता है। ये जो केंद्रक है ये आपको किसको नियंत्रित करता है, तो नियंत्रण करने की बात होती है तो केंद्रक जो होता है, कोशिका में जितने भी अंगक हैं, कोशिका में जितने भी अंगक हैं, अंगक कहने का मतलब जो उसमें अंग पाए जाते हैं, जो है उन सभी का नियंत्रण करता है। किसका करता है, सभी का। तो कोशिका में आपका जो अंगक के रूप में अगर देखिएगा तो गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, है ना, ये सब के सब क्या पाए जाते हैं, कोशिका में पाए जाते हैं। तो कोशिका के विभिन्न कार्य को नियंत्रण कोशिका कैसे कार्य करेगा, यह भी नियंत्रण करता है। केंद्रिका संश्लेषण, यानी कि केंद्रिका में संश्लेषण होगा, यह भी नियंत्रण करता है केंद्रक। आनुवंशिकता को यह भी नियंत्रण करता है। आनुवंशिकता को इस प्रकार से नियंत्रण करता है कि इसी में आपका DNA भी पाया जाता है ना, DNA भी इसी में पाया जाता है। उसके बाद तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वह हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोला है कि कोशिका की सूक्ष्म संरचना, बोला है कि कोशिकाओं की जो है सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है। यानी कि जो कोशिका क्या तो एकदम पूरा सूक्ष्म संरचना इसका है, तो इसको हम किस यंत्र के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको दिया है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो फेज कंडक्ट माइक्रोस्कोप तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। फेज कंडक्ट जो है कंट्रास्ट आपका जो माइक्रोस्कोप है ये नहीं होगा। दूसरा दिया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा हम कोशिकाओं की जो सूक्ष्म संरचनाएं हैं उसे हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, है ना। कोशिका जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सबसे पहले खोज की थी, मृत कोशिका की इसने खोज की थी, जीवित कोशिका की। ठीक है, ये जो था आपका ये जीवित कोशिका का खोज किया था, है ना। तो इस तरीके से स्लाइडेन एवं स्वान जो है आपका कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इसी ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे बीच में जो एवं है ये अलग होना चाहिए था, एवं, और यहाँ पे स्वान जो होगा कुछ इस प्रकार से। स्वान जो है आपका तालब सा वान, स्लाइडेन एवं स्वान हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक सजीव कोशिका के निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप पाया जाता है ना। प्रत्येक सजीव कोशिका के निम्नलिखित में से कौन से रूप में, किस रूप में पाया जाता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइबोसोम। यानी कि जितने भी सजीव कोशिका होंगे उसमें राइबोसोम होंगे। यही राइबोसोम दो प्रकार का होता है ना। तो ये राइबोसोम जो होता है ये क्या करता है, ऊर्जा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोला है 13 नंबर क्वेश्चन कि इसमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। बोला कि इसमें से कौन सा ऐसा सजीव है जिसके कोशिका में केंद्रक होता ही नहीं है। केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चालली कोशिका में। किस कोशिका में, चालली कोशिका में। जाइलम पेनोकाइमा में होता है, सखी कोशिकाओं में होता है, जाइलम वाहिनी कोशिका में होता है, नहीं होता है किसमें, तो चालली कोशिकाओं में जो होता है इसका वह केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें कौन चयनात्मक परागमय झिल्ली है ना। बोला कि इनमें से जो कौन है वह चयनात्मक परागमय झिल्ली है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कैसा है, चयनात्मक परागमय झिल्ली है। कैसा, चयनात्मक परागमय झिल्ली है। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आत्मघाती का मतलब क्या हुआ, आत्महत्या करना, अपने आप को घात पहुंचाना क्या कहलाएगा, आत्मघाती कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाइसोसोम जो है क्या कहलाता है, आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली कहलाता है। चलिए ठीक है, आगे इसको क्या बोलते हैं, पाचन, जो कोशिका में जो होता है पाचन का कार्य भी यही करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो होता है, इनकी पौधे में जो होता है गैस का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है ना। पौधे में जो है गैस का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा, विसरण द्वारा। विसरण द्वारा क्या होता है, इसका जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर। चलिए बोला है कि जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, है ना। बोला है कि जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या हो जाएगा, तो कोशिका फूल जाएगी, जी नहीं, है ना। कोशिका संकुचित हो जाएगी, यस। क्या हो जाएगा, कोशिका संकुचित हो जाएगा। संकुचित का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इतना बड़का गो था, सिकुड़ के इतना गो हो गया, तो क्या कहलाएगा, संकुचन कहलाएगा, संकुचित हो जाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला कि पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। जो पौधा का मूल का मतलब क्या होता है, जड़। मूल का मतलब क्या होता है, जड़। यानी कि पौधे के जड़ द्वारा जल का जो अवशोषण है किस क्रिया द्वारा होता है, कौन सा काम करता है जिसके वजह से पौधा जो है जल का अवशोषण करता है। तो इसका उत्तर राइट आंसर क्या हो जाएगा, परासरण एंडोसाइटोसिस। क्या हो जाएगा, परासरण एंडोसाइटोसिस। परासरण बोलिए या एंडोसाइटोसिस बोलिए, ये इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर।
निम्नलिखित में कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो गुण है वह प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका चयनित या अर्धपरागमयता। चयनित या अर्धपरागमयता, ठीक है, या तो चयनित होगा या अर्धपरागमयता होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला है 20 नंबर क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की जो है आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे रचना का निर्माण करती है। यानी कि मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक झिल्ली है वह मुड़ जाए, जब वह मुड़ेगा और मुड़ करके कैसे संरचना यानी कि रचना का निर्माण करती है। तो राइट आंसर क्या आपका क्या हो जाएगा? क्रिस्टी। किस प्रकार की संरचना का निर्माण करती है? तो क्रिस्टी का, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है। देखिए इससे पहले जो शब्द आया था वह आत्मघाती आया था, इस बार कौन सा आया है? आत्महत्या आया है। तो आत्महत्या की थैली कौन कहलाएगा? ये जो है आपका लाइसोसोम होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अभी तो देखो कि एग्जाम में क्या ऐसे ही पास हो जा रहे हैं वैसे पास हो जा रहे हैं, तो ये तो है ही, लेकिन जिस वक्त आप कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, जब नौकरी के लिए एग्ज़ाम देने जाइएगा, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे तो उस वक्त जो अगर आप अभी नहीं पढ़ते हैं तो बाद में तो पछताना होगा ही, ठीक है। देखिए इस बार बिहार पुलिस में क्या हुआ है कि जो एग्ज़ाम में अब पूरा का पूरा पैटर्न जो हुआ है आपका मैट्रिक और 9वां का जो 9th का होता है वो उठा करके रख दिया गया है। टोटल चैप्टर वैसे ही सीक्वेंस में है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि इनमें से किस में डीएनए पाया जाता है। मतलब इनमें से किस में जो होता है वह डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए किस में पाया जाता है? तो केंद्रक में। किस में पाया जाता है? केंद्रक में। इसमें शब्द है गुणसूत्र। तो यह भी जानते चलिए साथ साथ कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। अगर पेयर में, पेयर का मतलब क्या? तो जोड़ा, जैसे जूता जोड़ा में होता है ना लेफ्ट हैंड लेफ्ट राइट वाला, वैसे ही 23 जोड़ी। अगर सिंगल सिंगल बोले तो कितना? 46 जो होता है क्रोमोसोम, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम भी इसको बोलते हैं। यह जो होता है मानव में 23 जोड़ी या 46 जो होता है वह पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बोला है कि इनमें से किसे गुणसूत्रों का निर्माण किससे या इसमें इनमें से किससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है। पूछा कि इनमें से किससे जो होता है गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो गुणसूत्र जो होता है डीएनए एवं प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? डीएनए एवं प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डीएनए एवं प्रोटीन, वही गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बोला है कि किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई। यानी कि उत्पत्ति यानी कि जन्म लेना। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। यानी कि सबसे बाद में कौन आया या सबसे बाद में जो जन्म होता है वह किसका हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केंद्रक झिल्ली का। जब सब कुछ बन जाता है, जैसे आदमी घर में रहेगा तब ना घर बनाएगा जी। आदमी है घर में तो घर जो संपत्ति नहीं है, पैसे नहीं है तो घर काहे बनाएगा? गेट काहे लगाएगा? प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन किसका? जब संपत्ति रहेगा तब। अब है ये नहीं तो प्रोटेक्शन काहे लगाएगा आदमी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है वह बाद में होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ, जो न्यूक्लियस आपका होता है ना केंद्रक, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन, झिल्ली को मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एक मेम्ब्रेन बना हुआ होता है जिसे हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन। बोला किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई। बोला है कि जीव में, है ना, जो धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। इसको पूछेगा कि जीवन की शुरुआत जो धरती पर हुई तो सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो सबसे पहले किस जीव का उत्पत्ति हो जाएगा? वायरस का। सबसे पहले कौन बोला? वायरस। बोलेगा कोरोना। कोरोना नहीं बता, कोरोना भी वायरस है, लेकिन जो सबसे पहले जीवन पर जो जीव शुरुआत हुई थी तो सबसे पहला जीव था क्या? तो वायरस था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, मनुष्य के गैमिट्स यानी कि शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? आ गया क्वेश्चन। अभी बताए थे हम कि मनुष्य के जो गैमिट्स होते हैं यानी कि शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र का मतलब क्या हुआ? क्रोमोसोम, है ना। क्रोमोसोम कितना होता है तो बताइए। अभी बताएं, अभी कुछ देर पहले पिछले क्वेश्चन में हम बताएं। तो कितना जोड़ा हो जाएगा? 23 जोड़ा। क्या हो जाएगा? 23 जोड़ा जो होता है वह गुणसूत्र पाया जाता है मानव में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 23 जोड़ा जो है मनुष्य में गैमिट्स यानी शुक्राणु
जो होते हैं या गुणसूत्र जो होते हैं वह पाए जाते हैं। ठीक है, 23 जोड़ा कुत्तों में पाया जाता है, इसलिए आदमी को सुनते हुए कभी कभी कुत्ता कहता है ना। 23 जोड़ा कुत्ता में भी होता है। आगे बोला गया है प्रोकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक की कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है ना। प्रोकैरियोटिक की कोशिका में कौन सा जो है कोशिकांग पाया जाता है। तो कोशिका दो प्रकार से हम संरचना के आधार पर पढ़े थे, एक था हमारा यूकैरियोटिक और एक था हमारा प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कुछ अंतर हमने देखा था, उस अंतर को क्लास में हम आप लोग को बताए हैं, है ना। जो लोग ऑफलाइन क्लास हमारे यहाँ करते हैं उनको हम ये चीज़ें पढ़ाए हुए हैं, और ये अब टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट के बाद क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से अंतर होते हैं और किसमें कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन 27 नंबर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कौन कोशिकांग पाया जाता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइबोसोम। जबकि आपका जो होता है ये यूकैरियोटिक जो होते हैं, है ना, यूकैरियोटिक जो होते हैं उसमें जो होता है राइबोसोम नहीं पाया जाता। क्या होता है उसमें, राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 बोला कि इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है। मतलब ऊर्जा निर्माण का केंद्र यानी कि कोशिका का पावर हाउस। इंग्लिश में पूछेगा कभी कभी, तो जानते हैं क्या लिख देगा, कोशिका का पावर हाउस। क्या पूछ देगा, पावर हाउस। यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं। यानी कि पावर हाउस का मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ पावर हाउस से क्या आता है, बिजली, ऊर्जा। तो ऊर्जा जो बनाएगा वो क्या कहलाएगा, पावर हाउस। तो याद कीजिए कि हमने आपको पढ़ाया था कि कोशिका में ऊर्जा जो बनाने का काम है वह किसका है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे अड़ा आएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। यानी कि इसमें से कौन सा वह अंग है जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है ना। प्रोटीन का निर्माण होता है तो कौन सा जगह आपका हो जाएगा, राइबोसोम। क्या हो जाएगा, राइबोसोम में क्या बनता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, जिसमें आपको देख सकते हैं, तो एक होता है राइबोसोम जो होता है कि 70S का होता है और एक होता है 80S का। दो प्रकार का होता है आपका जो राइबोसोम पाया जाता है, एक 70S और एक होता है 80S। ठीक है, तो जो आपका ये प्रोटीन निर्माण का कार्य कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा है 30 नंबर क्वेश्चन में कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की थी। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको बायोप्लास्ट किसने कहा था। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट यानी कि बायोप्लास्ट जो है शब्द किसने दिया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, बेंडा नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था, बायोप्लास्ट कहा था। क्या कहा था, बायोप्लास्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का कार्य जीन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जीन द्वारा। यानी कि किसने बताया कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे मान लीजिए कि अगर पिताजी लंबा है तो उनका बेटा भी लंबा होगा, मम्मी अगर गोरी है तो बबुआ भी गोरा होगा, है ना, या गोरी होगी। तो इस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन जो होता है कि एक बच्चे से लेकर के दूसरे बच्चे में जाना, या कुछ बीमारियां भी होती है जिसका नाम अगर जानते होंगे तो नाम है एक कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, यानी कि वर्णांधता। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वर्णांधता। वर्णांधता, बढ़िया से नहीं चल रहा है पेन, वर्णांधता। ठीक है, जो होता है आपका वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस की जो बीमारी होती है वह वंशानुगत होता है। बहुत संभावनाएं हैं कि अगर पिता या माता में अगर यह बीमारी है, और खासकर ये जो होता है पुरुषों में ही यह रोग होता है, तो अगर पिता को, किसी बच्चे के पिता को अगर ये रोग है तो बहुत संभावनाएं हैं कि उसके बच्चे को भी यह रोग हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर इसे किसने बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का जो कार्य होता है वह जीन के द्वारा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जोहानसेन। क्या हो जाएगा, जोहानसेन, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। तो कोशिका, क्वेश्चन नंबर 32 बोला है
कि कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कि कोशिका बढ़ेगा या घटेगा या कितना बढ़ेगा, इसका जो नियंत्रण है वह कौन करता है, कौन करेगा? तो अभी बताएं कि कोशिका में जितनी प्रक्रियाएं होती है उन सभी प्रक्रियाओं का कौन नियंत्रण करता है? तो उसका नियंत्रण जो होता है वह न्यूक्लियस करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस कौन है यहाँ पे? केंद्रक। केंद्रक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 बोला है कि कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति जो होती है वह किस प्रकार की होती है? कोशिका भित्ति जो होती है आपकी वह किस प्रकार की होती है? क्वेश्चन ये पूछा है। तो अर्धपरागमय होता है? नहीं। क्या होता है? परागमय होता है। कैसा होता है? परागमय होता है। जो कोशिका भित्ति होता है वह कैसा होता है? परागमय होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34। बोला कि कोशिका में राइबोसोम के अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? मान लीजिए कि किसी कोशिका में जो राइबोसोम है वह नहीं है। अगर कोशिका में क्या है? राइबोसोम नहीं है, तो उस समय जो है कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? जैसे मान लीजिए कि आप घर में नहीं है तो कौन सा कार्य नहीं होगा? जानते हैं कौन सा कार्य नहीं होगा? चलिए, अब कितना बड़ा का कामगार है तो आप ही जान सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से बोला गया, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास पेन नहीं है तो क्या नहीं हो सकता है? तो लिख नहीं सकते हैं, यानी कि जो कार्य पेन से होता है वही ना नहीं होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम से कार्य होता क्या है। अगर हमें ये पता हो तो हम ये आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा कार्य नहीं होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि जो कोशिका होता है वो कोशिका का कौन सा, जो राइबोसोम है कोशिका में, उसका कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का, है ना। किसका काम होता है? प्रोटीन संश्लेषण का, जिसके वजह से आगे ऊर्जा बन पाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होगा वह राइबोसोम की उपस्थिति में नहीं होगा। जो प्रोटीन संश्लेषण का काम जो होता है वह राइबोसोम की अनुपस्थिति में क्या होगा? नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं। जो जंतु कोशिका है उसके सबसे बाहरी घेरे को हम क्या कहते हैं? तो बाहरी घेरा क्या हो जाएगा? जो जंतु कोशिका का, कोशिका झिल्ली। जो जंतु कोशिका का जो सबसे बाहरी घेरा होता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। जबकि कोशिका भित्ति कहते हैं पादप कोशिका का, यानी कि पादप कोशिका का जो होता है सबसे बाहरी घेरा, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। जबकि जंतु कोशिका को क्या बोलते हैं? तो कोशिका झिल्ली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो आपका बी, यानी कि कोशिका झिल्ली जो होता है जंतु कोशिका सबसे बाहरी परत कहलाता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर में बोला है कि वैसे जीवों को जिनमें जो है केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है, यानी कि वैसे जो जीव हैं जिनमें जो केंद्रक तो होता है लेकिन उसमें झिल्ली नहीं होता है, कोई परत नहीं होता है, ऐसे ही सब मिल रहता है, उसको क्या कहते हैं? तो जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्रोकैरियोटिक। क्या होता है? प्रोकैरियोट्स जो कोशिका होते हैं या जो जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक प्रकार का जिनमें कोशिका पाया जाता है, उन कोशिका में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 बोला कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को कहते हैं। यानी कि जो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला जो अनियमित, यानी कि उसका कोई नियम नहीं है कि 5 को होगा, 10 को होगा, 15 को होगा, 20 को होगा, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, कुछ हो सकता है। ठीक है, यानी कि अनियमित। नियमित का मतलब क्या हुआ? कि इतना ही प्रॉपर होगा ही। अगर 10 है तो 10 ही होगा। अनियमित का मतलब क्या है? कि वो नियमित नहीं है, कोई नियम ही नहीं है। नियमित का मतलब जो नियम है, और उसमें क्या है? नियम ही नहीं है कि कितनों हो सकता है। ठीक है, तो पूछेगा कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को जो है क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं हम? अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका। अंत का मतलब क्या हुआ? अंदर में, किसके अंदर? कोशिका में, प्रद्रवी जालिका। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, है ना, प्रश्न संख्या 38। बोला कि रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, यानी कि जो पहले हम पढ़े थे कि जो वर्णक होता है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, है ना। एक होता है जो अवर्णक होता है, एक वर्णक होता है ना, और एक इस प्रकार से। तो रंगीन प्लास्टिड को अगर कहें हम तो रंगीन प्लास्टिड क्या होता है या किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी क्रोमोप्लास्ट, जो रंगीन वर्णक यानी कि वर्णक जो होते हैं, वर्णक प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसको, जिसमें वर्ण का मतलब क्या, वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब क्या होता है रंग, यानी कि जिनमें कलर होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। इसी में जो आपका आता है एक जो होता है आपका हरित लवक जो होता है, इसी को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं, हरित लवक। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है कि केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को कहते हैं, यानी कि जो केंद्रक में पाए जाने वाला जो गाढ़ा द्रव्य है उसको क्या बोलेंगे हम, तो उसको बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। जो केंद्रक में पाए जाने वाला द्रव्य है उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। और जो कोशिका में पाए जाने वाला है उसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य। जो कोशिका रस यानी कि द्रव्य की बात करते हैं तो वैसा रस जो कोशिका में पाया जाता हो, यानी कि जो सेल में पाए जाने वाला जो द्रव्य है उसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में जो पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक में पाया जाने वाला केंद्रक द्रव्य, कोशिका में पाया जाने वाला कोशिका द्रव्य। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। बोला कि किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है, यानी कि जो वैक्यूल्स, वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं, रसधानी। वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं, रसधानी। यानी कि किस प्रकार की कोशिका में जो है वह रसधानी जो है बड़ी बड़ी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, तो बड़ी बड़ी रसधानी पाई जाती है, जिसमें रस स्टोर रहता है उसको रसधानी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें जल होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पादप कोशिका। किस कोशिका में, पादप कोशिका में। यानी कि पादप का मतलब क्या हुआ, जो पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो पेड़ पौधा वाला जो कोशिका होता है उसमें जो होता है रसधानी बड़ी बड़ी होती है। इसीलिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अगर मानव की बात कीजिएगा, अगर मानव की बात कीजिएगा तो मानव में जो होता है वह 65 से 70% जो होता है वह जल की मात्रा होता है। जबकि पेड़ की बात कीजिएगा तो 99% तक जो होता है इसमें जल की मात्रा की जो है उपस्थिति होती है। इसलिए अगर ज़्यादा पानी स्टोर करना है तो आपको जो बर्तन भी होगा वह बड़ा रखना होगा। इसलिए रसधानी जो है पादप कोशिका में जो ज़्यादा स्टोर होता है, इस वजह से ज़्यादा बड़ा रखना पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी, पादप कोशिका में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आज का अंतिम क्वेश्चन है, तो आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको हम। बोला है कि जीन बने होते हैं, है ना, जो जीन होते हैं जो बॉडी में जो हमारे जो वंशानुगत इन्फॉर्मेशन होता है उसको बना करके रखता है ना, या ट्रांसफॉर्म करता है, एक जीव से दूसरे जीव में भेजता है, उसे जीन कहते हैं। तो जीन जो बने होते हैं वह किससे बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो डीएनए के खंड से। यानी कि जो एक तरीके से ऊपर डीएनए है, ठीक है, ये क्या है, डीएनए है। ठीक है, तो जीन जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से होता है सीढ़ीनुमा, और इसमें इस प्रकार से जो होता है तिलियाँ जुड़ी हुई होती है, ये जीन कहलाता है। ठीक है, ये जो होता है ये जीन, इससे क्या बने होते हैं, ये डीएनए हो गया। क्या हो गया, यह डीएनए हो गया। इस डीएनए में किससे बने होते हैं, ये डीएनए होता है आपका जीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, जीन से। तो पूछेगा कि जीन किससे बने होते हैं, तो डीएनए के खंड से, है ना। ये जो है डीएनए का आपका खंड है, इससे क्या बना होता है, जीन बना होता है। ठीक है, तो ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नया स्टूडेंट, नए छात्र हैं तो बोर्ड की तैयारी के लिए आपको 9th 10th और 12th जो होता है उसके लिए आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है हमारे चैनल पर। अगर आप टेस्ट के में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये व्यवस्था की जाएगी कि आपको जो है क्वेश्चन वह ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जाए, और टेस्ट लगाने के बाद जो डिस्कशन है आपको इस चैनल के माध्यम से करा दिया जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।